रोहित अपने 3 दोस्त तुषार, मोहित और वरुण के साथ रहा करता था। दरअसल वो चारों एक चोर और चक्के थे और चोरी चकारी करके अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही एक शाम रोहित एक ऐसी जगह में था जहाँ हर चीज सोने की थी। रोहित अपने चारों तरफ सोना ही सोना देखकर हैरान हो जाता है और खुद से बोलता है, हे भगवान, मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया? यहाँ पर तो हर चीज सोने की है। रोहित खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। रोहित, अब तुम यहीं रहोगे। अब से यही तुम्हारी दुनिया है। रोहित अपने बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और वो जोर से चिल्ला रहा था, सोना सोना सोना। रोहित को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर उसके तीनों दोस्त तुषार, मोहित और वरुण एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और उसको इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आपस में कहते हैं, इसको क्या हो गया? ये सोना सोना क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं भाई। शायद ये भूल गया कि हमारी जिंदगी में सोना नहीं बल्कि सिर्फ सोना ही लिखा है। खैर, इसको इसके सपने से जगाना होगा। क्यों दोस्तों, तुम तैयार हो? अरे क्या यार, तुम लोगों ने मुझे नीचे क्यों गिराया? क्योंकि तू सोना चिल्ला रहा था। अरे यार, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ सिर्फ सोना ही सोना है। रोहित की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं, या यूँ कहें कि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। समय गुजरता है और समय के साथ उसका वो सपना भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे यार, मेरी बातों का विश्वास करो, सच में सोने का शहर है। पहाड़ी के उस रास्ते से उस दुनिया का सफर शुरू होता है। सोने का शहर? अरे तू पागल हो गया है क्या? भला सोने का शहर भी होता है क्या? तुषार, अगर ये बोल रहा है तो एक बार इसकी बात मान ही लेते हैं ना। एक बार इसके कहने पर पहाड़ियों के रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्या पता हमें वो सोने वाला गांव या शहर जो भी है मिल ही जाए। उसकी बातों से अब सभी सहमत हो जाते हैं और अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वो पहाड़ पर चलते रहते हैं जहाँ उन्हें एक भयानक भेड़िया नजर आता है। उस भेड़ियों को देखकर वो चारों ना आओ देखते हैं ना ताओ और अंधाधुंध भागने लगते हैं। वो लोग भाग रहे थे कि तभी रोहित को एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर चकाचौंध की रोशनी थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उस रोशनी को देखकर उन चारों की आंखों में एक नई चाह उजागर हो गई, जिसके बाद वो सभी रोशनी की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग उस रोशनी के अंदर आ जाते हैं और जब वो पीछे पलटकर देखते हैं तो अब वहाँ कोई भेड़िया नहीं था सिवाय उन चारों की। हे भगवान, अच्छा हुआ तूने बचा लिया। हम लोग उस भयंकर भेड़िए से बच गए, वरना आज तो ऐसा लग रहा था कि हम उस सोने के शहर में नहीं बल्कि उस भेड़िए के पेट में जाने वाले हैं। भाई इन सब को छोड़, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हमने कल दिन में भी कुछ नहीं खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया और आज फिर से सुबह से भूख लगी है। शाम होने को आई है, हमने आज भी कुछ नहीं खाया। देख भाई, कुछ कर, नहीं तो मैं भूख से ही निपट जाऊंगा। वो लोग इतना बोल ही रहे थे कि तभी उनके आसपास के पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वो चारों बड़े बड़े पौधों को देखकर डर जाते हैं और सभी घबरा भी जाते हैं। लेकिन इस बार रोहित कहता है, अरे यार, तुम लोग हर चीज में चिल्लाकर भागने क्यों लगते हो? अरे माना हम भूखे हैं और यहाँ कुछ नहीं है, पर क्या पता ढूंढने से कुछ खाने को मिल जाए, तो भागने की बजाय कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। रोहित की बात सुनकर बाकी के तीनों दोस्त उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। चारों दोस्त खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा झरना आता है। झरने के पास रंग बिरंगे पेड़ होते हैं और उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के खाने थे। ये देखकर वरुण बोलता है, ये हम कैसी अजीबोगरीब सी दुनिया में आ गए हैं। पहले तो यहाँ पर अचानक से एक भेड़िया सा था, उसके बाद एक रोशनी आई और उस रोशनी के अंदर जैसे ही हम आए, यहाँ पर छोटे पौधे से लेकर फूल तक इतने बड़े हो गए और उसके सामने हम एक चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। और अब इस झरने के पास इन पेड़ों पर ये किस तरह के पकवान दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये कैसी अजीब सी दुनिया है। अब जब तुम्हें खाना दिखा है तो तुम्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। भाई, तुम लोग आपस में बात करते रहो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं चला खाने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं कि सोने की भी कोई दुनिया है तो तुम यहाँ से वापस निकल लो। इतना कहकर रोहित एक पेड़ के ऊपर चला जाता है। पेड़ से तरह तरह के पकवान तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो चारों लोग मिलकर खाने लगते हैं। खाने के बाद वो अपनी रात फूलों के अंदर ही बिताने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब सुबह होती है तो वो चारों दोस्त उस फूल से निकलकर अपने रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक सोने के जैसी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर अब तुषार,
वरुण और मोहित को रोहित की बातों पर विश्वास होने लगता है और वो आपस में बातें करते हैं। दोस्तों, अब तो मुझे भी रोहित की बातों पर विश्वास होने लगा है कि सोने की दुनिया जैसी भी कोई दुनिया है। हाँ भाई, सही बोल रहा है तू, क्योंकि अब तक जो भी अजीबोगरीब घटनाएं हमारे साथ घटी हैं और अब ये सुनहरी रोशनी भी हमारी आंखों को चकाचौंध कर रही, इस बात को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ वरुण, तू सही कह रहा है, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन रोहित का तो ध्यान बस उस दुनिया पर ही था। वो खुशी से चिल्लाते हुए उस रोशनी का पीछा करते करते एक सुनहरे यानी सोने के शहर में पहुंच जाता है। उसका पीछा करते करते उसके बाकी के तीनों दोस्त भी उस सोने के शहर में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां पर हर चीज सोने की है। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि सोने का शहर होता है। देखो, आज हम सोने के शहर के अंदर हैं। तुम लोगों ने मुझे कितना बोला, लेकिन मेरी बात सही निकली और देखो आज हम इस सोने की नगरी में हैं। भाई हमें माफ कर दे, हमने तुझ पर विश्वास नहीं किया था। पर ये सब देखकर हमें तेरी सारी बातों पर विश्वास हो गया है। अब से हम आने वाले समय में तेरी हर बात पर विश्वास करेंगे। इतना बोलकर अब चारों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शाम के समय एक बार फिर से वो चारों भूख से इधर उधर खाने की तलाश में घूमते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। उस सोने के शहर में अगर उन्हें कुछ मिलता है तो वो था सिर्फ सोना। हर तरफ सोना सोना देखकर तुषार उससे कहता है, यार यहाँ पर वो सोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? हाँ यार, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर हमने काफी चीजें ढूंढ ली, लेकिन हमें सोने के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक परी आती है और उनसे कहती है, मैंने ही तुम सबको यहाँ बुलाया है। मैं ही रोहित के सपनों में आया करती और उसे सपनों में आकर यहाँ पर बुलाया करती थी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा चोरी कर रहे थे। तुम्हें मेहनत का मोल नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें मेहनत करना सिखा रही थी। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि हर चीज मेहनत से पाई जाती है। तुम लोगों के कमाए हुए धन को चुराते और अपने ऐश पूरे करते, जो कि बहुत गलत है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें समझ आ गया कि हम जो काम करते थे वो सही नहीं था, पर अब हम बहुत भूखे हैं। हमें यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। हमें वापस जाने का रास्ता बता दीजिए। नहीं, अब तुम वापस नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस सोने के शहर में जो आता है वो वापस कभी लौट कर नहीं जाता। और हाँ, तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें ना तो भूखा रहने दूंगी और ना ही खाली पेट सोने दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊं, जहाँ तुम आराम से रह पाओगे। यहाँ पर अब तुम रहा करोगे। और हाँ, मैं आशा करती हूँ कि जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी वो तुम समझ गए होगे। परी की ये बात सुनकर अब सभी को ये पता चलता है कि वो परी उन्हें मेहनत का मोल सिखा रही थी, और इस तरह अब उन्हें समझ आ गया कि मेहनत ही जीवन का असली मोल है। सभी लोग अब सोने के शहर में रहने लगते हैं और मेहनत करके अपना जीवन गुजारने लगते हैं। महेश और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे। महेश एक गरीब परिवार से था, जो कि अपनी चाची के साथ रहा करता, और राहुल अपनी माँ आशा के साथ रहता था। जहाँ एक तरफ महेश गरीब परिवार से था तो वहीं दूसरी तरफ राहुल अमीर घर से था। महेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी गरीबी हालातों की वजह से उसे पढ़ाई करने में बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन रात में महेश लालटेन जलाकर पढ़ रहा होता है, तभी राहुल की कॉल आती है और वो कहता है, भाई मैंने तुझे कॉल करके परेशान तो नहीं किया? वो क्या है ना, मुझे कल के प्रोजेक्ट के बारे में तुझसे कुछ बात करनी थी। नहीं भाई, परेशानी कैसी, बता ना तुझे क्या पूछना प्रोजेक्ट के बारे में। भाई कल प्रोजेक्ट जमा करवाने का आखिरी दिन है। अगर मैंने कल प्रोजेक्ट नहीं जमा करवाया तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तेरा प्रोजेक्ट तो तैयार हो गया होगा, ये तो मुझे पता है। नहीं भाई, अभी हुआ नहीं है, कर रहा हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, यहीं बैठकर हम दोनों प्रोजेक्ट बना लेंगे। यार तू तो जानता है ना, पढ़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ के चक्कर में कॉलेज तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। चल ठीक है, मैं आता हूँ। राहुल इतना कहकर कॉल रखकर अपने बेड के टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता है और कमरे से निकलकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा होता है कि तभी उसकी माँ आशा अपने हाथों में पानी का खाली जग लेकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और राहुल को तभी पाँव सीढ़ियों से उतरता देख उससे कहती है, कहाँ जा रहा है तू इतनी रात को? तू सुधरेगा कि नहीं, बस इतना बता दे।
वो माँ, मैं महेश के घर जा रहा था, कल प्रोजेक्ट जमा करवाना था ना, वही बनाने के लिए। अच्छा, तू और पढ़ाई, ये किसे पागल बना रहा है तू? अपने आप को या मुझे? क्योंकि तू कितनी दिलचस्पी रखता है पढ़ाई में, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में जा, समझा? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद महेश को कॉल करके पूछ लो। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, कहीं पार्टी के लिए नहीं जा रहा हूँ। राहुल के बहुत समझाने के बाद आशा मान जाती है, जिसके बाद राहुल अपनी गाड़ी में बैठकर महेश के घर निकल जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि महेश जमीन पर किताब कॉपियां बिखराए एक लालटेन जलाकर पढ़ रहा होता है। तभी वो कहता है, भाई तू एक लालटेन के उजाले में पढ़ कैसे सकता है? मेरे तो बस की नहीं है ऐसे पढ़ना। तुझे दिखाई दे रहा है या सिर्फ तू पढ़ने का नाटक कर रहा है? भाई मुझे सब दिखाई दे रहा है, हमें ऐसे कम उजाले में पढ़ने की आदत है। भाई तो तू अपने घर में लाइट क्यों नहीं लगवा लेता है? ऐसे अंधेरे में रोज पढ़ता है क्या? भाई बोला ना मैंने कि मुझे आदत है, तू मेरी चिंता मत कर। भाई लेकिन मुझे आदत नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम कर, मेरा प्रोजेक्ट भी तू ही तैयार कर दे, मैं जा रहा हूँ। महेश के घर की हालत देखकर राहुल वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें जगाते हुए कहता है, माँ, महेश के घर की हालत इतनी बुरी है, गरीबी में पढ़ाई इतनी मुश्किल से होती है, मुझे आज पता चला। क्या हुआ? तू कुछ परेशान सा लग रहा है। माँ, मैं जब महेश के घर गया तो मैंने देखा वो अंधेरे में सिर्फ एक लालटेन के नीचे पढ़ रहा था, और एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझसे पढ़ाई नहीं होती। हम दोनों की पढ़ाई में कितना अंतर है। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे बिना मांगे सब मिल गया है, इसलिए तुझे किसी भी चीज की कदर नहीं है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या पैसा। लेकिन वो तो गरीब है ना, और उससे अपने हालातों को बदलने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसीलिए उसे उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता, अपनी तकलीफ भी नहीं। आप सही कह रही है माँ। राहुल इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जहाँ एक तरफ राहुल अपनी गाड़ी से कॉलेज पहुँचता है, तो वहीं दूसरी तरफ महेश हाथों में 4 बुक और प्रोजेक्ट लिए पैदल पैदल कॉलेज पहुँचता है। तो देखता है कि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ खड़ा बातें कर रहा है। तभी वो उसके पास जाकर उसे प्रोजेक्ट देते हुए कहता है, भाई मैंने तेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है, तू जाकर जमा करवा दियो। थैंक यू भाई, लेकिन अब तू कहाँ जा रहा है? भाई लाइब्रेरी जा रहा हूँ, परसों से एग्जाम है, मुझे तैयारी करनी है। एक बात बताओ महेश, तुम जैसे गरीब की पढ़ाई का फायदा भी क्या है? पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, बिना पैसों के आज की दुनिया में होता ही क्या है? मेरी मानो तो तुम भी अपने पिता की तरह रिक्शा चलाना शुरू कर दो, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिता रिक्शा चलाते थे और मेरा घर पैसों की वजह से गिरवी है? राहुल भाई, तुमने इसे सब बता दिया। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने। भाई मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं भाई। और रिया, तुम, अगर पिता रिक्शा चलाता था, जरूरी नहीं कि बेटा भी रिक्शा चलाएगा। देख लेना, मैं अपनी पढ़ाई के दम पर अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। महेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना शुरू कर देता है। समय बीतता है। तभी एक दिन वो किताबें लिए रोड लाइट के नीचे पेड़ के बेंच पर बैठा पढ़ रहा होता है। तभी उसकी चाची वहाँ आती है और उसकी किताबें छीनकर दूर फेंकते हुए कहती है, ये क्या, तू जब देखो किताबी कीड़ा बनकर रहता है। गरीब की पढ़ाई का कोई मोल नहीं होता है, इस जमाने में मोल है तो सिर्फ पैसे का। कितनी बार कहा है कि ये पढ़ाई छोड़कर कोई छोटा मोटा काम देख ले, ताकि मेरे ऊपर का कुछ बोझ हल्का हो, लेकिन तुझे कुछ सुनना ही नहीं है। चाची जी, बस कुछ दिनों की बात है, बड़ी मुश्किलों से मेरा एडमिशन इस IT कॉलेज में हुआ है। अगर मैं पढ़ाई बीच में छोड़ दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ पेपर तक की मोहलत दीजिए। अगर मैं पेपर में पास हो गया तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। ये सपना तू कहीं और जाके देख, समझा? तेरे कॉलेज में इतने अमीर घर के बच्चे आते हैं कि वो बिना पेपर दिए पास भी हो जाएंगे और उनकी नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन गरीबों का कुछ नहीं होने वाला है, समझा? इसलिए चुपचाप घर चल और आग लगा दे इन किताबों को। अपनी चाची की बात सुनकर महेश उदास हो जाता है। उनके जाने के बाद वो दोबारा से अपनी किताबें रोड से उठाकर पढ़ने बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और एग्जाम के दिन नजदीक आ जाते हैं। महेश दिन रात एक करके पढ़ाई करना शुरू कर देता है। उसे पढ़ते देखकर सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन महेश पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। वो पूरी मेहनत के साथ अपने सारे एग्जाम देता है।
और रिजल्ट आने का इंतजार करता है। एक दिन वो कॉलेज के कैंटीन में बैठा पढ़ रहा था। तभी रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आती है और उससे कहती है, ये क्या, एग्जाम होने के बाद भी तुम अभी भी पढ़ रही हो? अच्छा, तुम्हें डर है कि कहीं फेल हो गई तो इसलिए पहले से ही अगले साल की पढ़ाई करने की सोच रही हो। लेकिन दोबारा एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे परेशान मत करो, समझी? क्यों, डर गए क्या? तुम गरीब कितना भी पढ़ लो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जिंदगी तो तुम्हें अपनी गरीबी में ही काटनी है। रिया की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग महेश पर हंसने लगते हैं। तभी महेश अपनी किताबें उठाकर वहाँ से जाने लगता है। राहुल भी वहाँ आ जाता है और महेश का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए रिया से कहता है, रिया, तुम ना अपने काम से काम रखो, इसके फ्यूचर की चिंता तुम मत करो, क्योंकि महेश ना फर्स्ट क्लास से पास हुआ है और हम सब फेल हो चुके हैं। पूरे कॉलेज में टॉप करने के कारण इसके लिए जॉब के ऑफर आ गए। मैं अभी प्रोफेसर साहब से मिलकर आ रहा हूँ। हम पैसे देकर भी पास नहीं हो पाए और ये गरीब अपनी मेहनत से पास हो गया। इसे कहते हैं किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। राहुल की बात सुनकर रिया को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो महेश से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और महेश राहुल को गले लगाकर रोने लगता है। कुछ समय बाद उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अपने घर के हालातों को सुधारने में सफल हो जाता है। इस तरह से गरीब की पढ़ाई रंग लाती है और उसका मजाक उड़ाने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाता है।